स्टूडेंट्स आप सब कैसे हैं और कैसे जा रही हैं आपकी स्टडीज़? अब तो छुट्टियां हो गई हैं, समर वेकेशन हो गए हुए हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बायो के लेक्चर्स लिए हैं, आपको सब कुछ प्रॉब्लम कोई ऐसी प्रॉब्लम जो आपको समझ ना आया हो, कोई ऐसी बात जो आपको समझ ना आई हो? अच्छा, कोई भी ऐसा मसला होता है कोई? अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं और स्टडीज़ कैसी जा रही है आपकी? आपके बायो के जो लेक्चर्स नहीं है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज़ जो आपको समझ ना आ रही हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज हम 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हम स्टार्ट तो किया हुआ है हमने, उसको फर्दर डिस्कस कर रहे हैं। हमने पढ़ा था गैसेस चेंज इन प्लांट्स, ठीक है। फिर हमने ये देखा एयर पैसेजवे कि इंसान कैसे एयर अंदर लेता है अपनी बॉडी में और क्या क्या प्रोसेस के थ्रू वो गुजरती है। आज हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, किस तरह ब्रीदिंग होती है, सांस इंसान कैसे ले सकता है, आज वो हम पढ़ेंगे। हमने बात की थी ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन की। अक्सर लोग क्या करते हैं कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन को एक ही चीज़ समझते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि ब्रीदिंग का मतलब होता है हवा का अंदर लेना और बाहर छोड़ना, जबकि रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि हमारी खुराक में मौजूद जो CH बॉन्ड है उनको तोड़ना और एनर्जी को रिलीज होना। जब तक समझ आई है? आज हम पढ़ेंगे कि ब्रीदिंग में कौन कौन सा मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है। ब्रीदिंग में दरअसल दो मैकेनिज्म इस्तेमाल होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है इनहेलेशन और दूसरा है एक्सहेलेशन। ओके, इनहेलेशन का दूसरा नाम क्या है? इंस्पायरेशन। क्या नाम है दूसरा? इंस्पायरेशन। और एक्सहेलेशन का दूसरा नाम क्या है? एक्सपायरेशन। समझ आई? इंस्पायरेशन, अगर आपको क्वेश्चन आए राइट द मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। इसकी जगह अगर क्वेश्चन आए राइट द मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, तब भी हमें कंफ्यूज नहीं होना, ये एक ही चीज़ की बात हो रही है। अगर आपको डिफरेंस आ जाए तब भी आप ये लिख सकते हैं जो मैं आज पढ़ाने लगी हूँ आपको। इनहेलेशन का दूसरा नाम क्या है? इंस्पायरेशन, यानी कि पॉइंट हुआ हमारा, इट इज ऑल्सो नोन एज इंस्पायरेशन। और एक्सहेलेशन का दूसरा नाम क्या है? एक्सपायरेशन। इट मीन्स इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सपायरेशन। ये आपका पहला पॉइंट आ जाएगा डिफरेंस में, अगर आप डिफरेंस की फॉर्म में लिख रहे हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज इनहेलेशन? हमने बात तो की है कि ब्रीदिंग में दो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, एक है इनहेलेशन एंड सेकेंड वन इज एक्सहेलेशन। लेकिन इनहेलेशन और एक्सहेलेशन बेसिकली है क्या, ये भी तो पता होना चाहिए। इनहेलेशन इज द टेकिंग इन एयर, टेकिंग इन एयर। जब हम सांस लेते हैं, सांस के जरिए हम हवा को अंदर लेके जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? इनहेलेशन। और जब हम सांस के जरिए हवा को हमारी बॉडी से बाहर निकालते हैं, उसे क्या कहते हैं? एक्सहेलेशन, यानी कि गिविंग आउट एयर। अगर हम सेंटेंस की फॉर्म में बात करें, टेकिंग इन एयर इज नोन एज इनहेलेशन और इंस्पायरेशन, गिविंग आउट एयर इज नोन एज एक्सहेलेशन एंड एक्सपायरेशन। सेकंड पॉइंट समझ आ गया आपको? ओके, थर्ड पॉइंट है कि रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। रिब मसल कॉन्ट्रैक्ट, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो रिब्स बाहर निकलती हैं। जब रिब्स बाहर निकलती हैं तो उनकी जो मसल्स हैं वो एक्सपैंड करती हैं। जब मसल्स एक्सपैंड करती हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, ठीक है। रिब्स को पता है ना आपको, आम जुबान में रिब्स कहते हैं पसलियों को। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो पसलियाँ बाहर निकलती हैं, जिसकी वजह से पसलियों के ऊपर जो होती है मसल, वो एक्सपैंड करती हैं। जब वो एक्सपैंड करती हैं तो वो क्या होती हैं? कॉन्ट्रैक्ट। और सेकंड क्या होगा, इसका ऑपोजिट क्या होगा? थर्ड पॉइंट, रिब मसल्स रिलैक्स। रिब, अब क्या हुआ, जब इन हवा अंदर ली है, पसलियां एक्सपैंड की हैं, उसके साथ मसल्स भी एक्सपैंड की हैं, तो रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई हैं। लेकिन जब हमने हवा बाहर छोड़ी है, रिब्स अपनी जगह पे, यानी कि पसलियां अपनी जगह पे वापस आई हैं और रिब मसल भी रिलैक्स हुए हैं, वो अपनी जगह पे वापस आ गए हैं। ठीक हो गया? अगर इसका पॉइंट थर्ड पॉइंट की बात करी जाएगी, इन इनहेलेशन रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, इन एक्सहेलेशन रिब मसल्स रिलैक्स। समझ आ गई आपको? नेक्स्ट, फोर्थ
फोर्थ पॉइंट, ribs rise, rib raised, और यहां क्या होगा, ribs comes to original position। मैंने आपको क्या कहा है कि जब सांस लेते हैं तो पसलियां बाहर निकलती हैं, जब पसलियों को बाहर निकल से कहते हैं राइज। Ribs rise in during inhalation and ribs comes to its original position during exhalation। फोर्थ पॉइंट समझ आ गई है, जब हमने सांस ली है पसलियां बाहर आती हैं, लेकिन जब हम सांस छोड़ते हैं यानी कि एक्सहेल करते हैं तो पसलियां अपनी जगह पे वापस आ जाती हैं। यहाँ तक समझ आ गई है। नेक्स्ट, डायाफ्राम। आपको पता है डायाफ्राम होता क्या है, पता है आपको? डायाफ्राम लोअर। अच्छा, आपको पता है हमारे एब्डोमेन रीजन को और हमारे चेस्ट रीजन को एक मसल सराउंड करता है। जैसे यहाँ लंग्स है ना, ऊपर लंग्स वगैरह है, नीचे हमारे इंटेस्टाइन वगैरह है, तो इन दो जगहों को एक पार्टीशन मिली हुई है, वो है डायाफ्राम। पार्टीशन, ये डायाफ्राम एक मसल्स होते हैं जो हमारे थॉरैक्स रीजन और हमारे एब्डोमेन रीजन को सेपरेट करते हैं। जब सांस इंसान इनहेल करता है तो डायाफ्राम फ्लैट हो जाता है। जैसे ये देखो, ये देखिए, ये ऐसे फ्लैट हो जाता है। जब इंसान सांस लेता है तो डायफ्राम क्या होता है, फ्लैट हो जाता है। लेकिन जब इंसान सांस छोड़ता है तो डायफ्राम हो जाता है डोम शेप्ड, डोम शेप्ड डायफ्राम। कैसे डोम शेप कैसे होता है, ऐसे कर्व। जब इंसान ने इनहेल किया है यानी कि सांस अंदर ली है तो डायफ्राम क्या हो गया, फ्लैट। डायफ्राम किस तरह हो गया, इस तरह, जिस तरह मेरा हाथ है फ्लैट, इस तरह डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा। लेकिन जब सांस छोड़ेगा इंसान तो हमारा इस तरह हो जाएगा, हमारा डायफ्राम इस तरह हो जाएगा, सी शेप्ड। उल्टा यूं कर लो। यहाँ तक समझ आ गई आपको? नेक्स्ट, सिक्स्थ पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट, एरिया of chest cavity increase। इसका होगा, इसके ऑपोजिट होगा, एरिया ऑफ चेस्ट कैविटी डिक्रीज। मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको जब इंसान सांस अंदर लेता है तो रिब मसल्स, रिब्स बाहर निकलती हैं, पसलियां बाहर निकलती हैं। जब पसलियां बाहर निकलेंगी तो चेस्ट कैविटी का जो एरिया है वो बढ़ेगा। इसी तरह जब इंसान सांस बाहर छोड़ता है या कोई भी इंसान जानता है जब वो सांस बाहर छोड़ता है तो एयर बाहर निकलती हैं, रिब्स अपनी जगह पे वापस आती हैं, तो चेस्ट कैविटी का जो एरिया है वो डिक्रीज करता है। यहाँ तक समझ आ गई है? नेक्स्ट पॉइंट, 6 पॉइंट से हो गए, 7 की बात हम करने लगे हैं। 7 पॉइंट, 7 पॉइंट क्या है, लंग्स एक्सपैंड ड्यूरिंग, लंग्स एक्सपैंड, लंग्स एक्सपैंड ड्यूरिंग इनहेलेशन। जब इंसान या कोई भी जानदार सांस लेता है, हवा अंदर लेके जाता है, उस हवा को स्टोर करने के लिए हमारे जो लंग्स हैं यानी कि हमारे जो फेफड़े हैं वो बड़े हो जाते हैं, वो एक्सपैंड कर जाते हैं। इसी तरह जब इंसान हवा को बाहर निकालता है तो अपनी जगह पे वापस आ जाते हैं लंग्स। लंग्स कम्स टू ओरिजिनल पोजीशन। जब सांस ली है तो एयर अंदर गई है, अब उस एयर को स्टोर करने के लिए हमारे जो लंग्स हैं, हमारे जो फेफड़े हैं वो बड़े हो जाते हैं। लेकिन जब इंसान या कोई भी जानदार वही हवा बाहर निकालता है तो वो जो लंग्स हैं जो एक्सपैंड किए हुए थे, जो बड़े हुए थे, वो अपनी जगह पे, अपनी पोजीशन पे वापस आ जाते हैं। इनहेलेशन में क्या होता है, 8th पॉइंट, एयर मूव्स इन,
हवा बाहर से अंदर गई है, और एक्सहेलेशन में हवा अंदर से बाहर आई है, एयर मूव्स आउट। ड्यूरिंग इनहेलेशन एयर मूव्स इन फ्रॉम सराउंडिंग टू लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन एयर मूव्स आउट फ्रॉम बॉडी टू सराउंडिंग। समझ आ गई? ये आप मैकेनिज्म में लिख सकते हैं पॉइंट। यही पॉइंट्स आप डिफरेंस बिटवीन इनहेलेशन एक्सहेलेशन या डिफरेंस बिटवीन इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन में लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ आई है? कुछ बातें और आपसे करनी है, वो क्या है? आपको पता है जब इंसान रेस्ट पे होता है, यानी कि काम कोई नहीं कर रहा, रिलैक्स है, जैसे मैं और आप फिलहाल, मैं तो बोल रही हूँ, लेकिन जब इंसान की बॉडी रिलैक्स होती है, कोई काम नहीं कर रही होती, कोई फिजिकल काम नहीं कर रही, तो इंसान जब सांस लेता है वो 1 मिनट में 16 to 20 टाइम सांस लेता है। जब इंसान सांस ले रहा है रेस्ट में, यानी कि उसने कोई काम नहीं किया, कोई फिजिकल काम नहीं किया, तो वो 1 मिनट में 16 से 20 मरतबा सांस ले लेता है। समझ आ गई? लेकिन अगर इंसान को फिजिकल एक्टिविटी करता है, ठीक है, उसकी बॉडी रेस्ट पे नहीं है, तो उसका ये रेट इंक्रीज करके वो 1 मिनट में कितनी मिनट पर 30 to 40 टाइम सांस लेता है। जब रेस्ट पे है तो कितनी दफा किया है? 16 to 20 टाइम्स। और जब उसने कोई फिजिकल वर्क किया है, तो उसका ड्यूरेशन क्या हो गई है? 30 to 40 टाइम्स पर मिनट। 1 मिनट में 30 से 40 बार वो सांस लेते हैं। आपको पता है जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारी सेलुलर रेस्पिरेशन बढ़ती है। क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन क्यों बढ़ती है? क्योंकि हमारे मसल्स ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हैं। जब हमारे मसल्स ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हैं तो सेलुलर रेस्पिरेशन ज़्यादा हो रही है। जब सेलुलर रेस्पिरेशन ज़्यादा हो रही है तो उसके रिजल्ट में क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। ऐसे ही है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में बढ़ती जा रही है, क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन करते जा रहे हैं हम, क्योंकि हम काम करते जा रहे हैं, काम होता जा रहा है, तो सेलुलर रेस्पिरेशन बढ़ती जा रही है। सेलुलर रेस्पिरेशन होती जा रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती जा रही है। अब जाहिर है इतनी कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमारी बॉडी में रहेगी तो हम तो बीमार पड़ जाएंगे। तो क्या होगा? हमारी ब्रीदिंग स्पीड तेज हो जाएगी, हम ज़्यादा सांस लेंगे, ताकि हमारी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में प्रोड्यूस हुई है वो हमारी बॉडी से रिमूव आउट हो जाए। इसीलिए जब हम ज़्यादा कोई काम करते हैं या हम भागते हैं तो हमारा सांस फूल जाता है, हमें जल्दी जल्दी सांस आने लग पड़ते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में मैक्सिमम तौर पर सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही होती है, और सेलुलर रेस्पिरेशन के रिजल्ट में मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही होती है। इसलिए हमारी बॉडी को उस कार्बन डाइऑक्साइड से निजात चाहिए होती है, रिड चाहिए होती है। इस वजह से ज़्यादा सांस लेने की जो कैपेसिटी है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो इंक्रीज कर जाती है। ओके स्टूडेंट्स, होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, आज के लेक्चर में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी किस्म की तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेक केयर स्टूडेंट्स, और कोई भी मसला हुआ आप पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगी, आपको जवाब दूँगी कि आपकी जो क्यूरीज हैं उनको क्लियर करूँगी। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। और रेगुलर बेसिस पे वीडियोस देखते रहा करें, अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखिए, फ्री ना हो। आप बोर्ड क्लासेस हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता करे, कामयाबी कुरान से अता करे, और आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करो अपने बोर्ड एग्जाम में। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ।